हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में लोकतंत्र के अर्थ और उसके विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, लोकतंत्र एक इतनी विस्तृत विचारधारा है जिस पर विभिन्न विद्वानों या विचारकों के मध्य मतभेद रहता है। कैसे मतभेद रहता है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, अथवा इसका वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, इसमें शासक कौन होता है, शासित कौन होता है, इस प्रकार के, और शासक व शासित में किस प्रकार के संबंध होते हैं, या लोकतंत्र की मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार के प्रश्न उभर कर आते हैं तो इस चिंतन या इस प्रकार के प्रश्नों के उपरांत इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो लोकतंत्र का पहला दृष्टिकोण या पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा इसका सिद्धांत या दृष्टिकोण है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, जिसे कि अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब हम जानेंगे सबसे पहले लोकतंत्र के परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण के बारे में। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण क्या होता है। देखो, लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा किया गया। लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण है, इसका विकास या इसका उद्भव हुआ था पाश्चात्य देशों में, और पिछली 3 शताब्दी अर्थात पीछे 300 वर्षों के दौरान ही इस सिद्धांत का उद्भव हुआ। इसी कारण से इसको अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उद्भव या विकास पश्चिमी जगत में हुआ था, पाश्चात्य देशों में हुआ था, और इसे लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसे लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता पर बल देता है कि व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, उसे स्वतंत्र कर दो, उस पर कम से कम जंजीरें या बाधाएं होनी चाहिए, या उसके जीवन में या उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। अब लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। ये लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। अब हम आगे जानते हैं कि अब हम आगे चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण। देखिए, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधुनिक मान्यताओं में पहली है कि लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानता है, अतः अपना हित व अहित समझने की शक्ति रखता है। कौन? व्यक्ति। दूसरी इसकी मान्यता है कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है, यह सभी व्यक्तियों को समान मानता है। तीसरी है शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात
सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इसकी चौथी या चतुर्थ मान्यता है कि शासन यानी सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र ट्रस्टी होती है। पांचवीं इसकी मान्यता है, पांचवें इसका लक्षण है कि शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है। अब जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र शासन के संचालन के लिए कौन कौन से निश्चित एवं आधारभूत नियम है कि शासन का संचालन जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। शासन का संचालन कौन करे? जनता या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। शासन के गठन एवं उसके संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। तो ये इसकी पांचवी मूलभूत अवधारणा है, पांचवी मान्यता है। छठी इसकी मान्यता है कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। यानी व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा जो व्यक्ति को अधिकार व स्वतंत्रताएं मिली है उनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होना भी ज़रूरी है। वैसे इसकी सातवीं मान्यता है कि निश्चित अवधि के बाद लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जैसे कि अपने भारत में होते हैं, प्रति 5 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। स्थानीय क्षेत्र पर देखा जाए तो सरपंच या पंचायत के चुनाव भी होते हैं। तो इनका एक निश्चित कार्यकाल या निश्चित अवधि इसकी निर्धारित की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत में चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र की परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण व सिद्धांत के अनुसार यह मान्यता है कि निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। इसकी आठवीं और अंतिम मान्यता है कि सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जनमत जो जनता की इच्छा है, जनमत जनता जिधर जा रही है तो सरकार को भी उधर ही जाना चाहिए। अर्थात जनता जो अभिव्यक्त करना चाहती है तो जनता की अभिव्यक्ति को सरकार जो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। तो जनता की जो इच्छा है उसे पूर्ण करना ही सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये था जनतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। अब हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, जो कि लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत है। तो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है। मूल आधार क्या है? बहुलवादी विचारधारा, जो समाज के या देश के या राज्य के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। संघात्मक स्वरूप का मतलब हुआ कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में ना होकर उसका बंटवारा किया जाना चाहिए, उसका विभाजन किया जाना चाहिए, वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यह उसका संघात्मक स्वरूप कहलाता है। और लोकतंत्र के संघात्मक या बहुलवादी सिद्धांत है, इसके जो विचारक हैं वो प्रमुख विचारक हैं, वो हैं एच जेलोस्की, अर्नेस्ट बॉर्कर, मिस फॉलेट, GDH कोल, डिग्वी। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत पर बल दिया। रॉबर्ट डहल ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके विकास में योगदान दिया, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के विकास में। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। किसने? रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को क्या कहना पसंद किया? बहुलतंत्रवाद। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह अथवा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। मैं वापस इसको दोहरा देता हूँ कि रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार
लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह अथवा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो हमने लोकतंत्र के दूसरे प्रकार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण के बारे में जाना। अब हम जानेंगे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण, जो कि इसके शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि यह विशिष्ट वर्ग पर बल देता है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र जन कौन है? अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग यानी कि समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग, विशिष्ट लोग ही इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं, अर्थात शासन की समस्त शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के चारों तरफ घूमती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं जैसे रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पैरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स। इन विद्वानों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है और उसने रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के विचारक है? जर्मन अर्थात जर्मनी के, और उन्होंने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए। वैसे ही मोस्का इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचारों की पुष्टि द रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत की। द रूलिंग क्लास। तो रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिकल पार्टीज। और मोस्का जो कि एक इतालवी मतलब इटली के विद्वान हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है? द रूलिंग क्लास। और इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया या इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। अब मार्क्सवादियों के इस सिद्धांत को आर्थिक लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आर्थिक समानता पर बल देता है। इसके अंदर ना तो गरीब होना चाहिए, ना ही कोई व्यक्ति अमीर होना चाहिए, अर्थात ये आर्थिक अंतर को कम करने का प्रयास करता है। तो मार्क्सवादियों ने इसे कौन सा लोकतंत्र कहा है? जनवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। तो मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार किसमें दिखाई पड़ता है? कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में। और इसे व्यावहारिक रूप किन्होंने, अर्थात उन्होंने तो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे फ्रेडरिक एंजल्स ने और कार्ल मार्क्स ने, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करने का मतलब उसे इसे करके कौन देखा, इस पर अपना कार्य किसने किया, यानी जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया उस पर किन्होंने अपना कार्य किया, तो वो थे लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि ने। तो आजकल अगर हम मार्क्सवादी शासन व्यवस्था का रूप देखना चाहें तो पहले हम अध्ययन करेंगे रूस की शासन व्यवस्था का और चीन की शासन व्यवस्था का। अब हम लोकतंत्र के पांचवें सिद्धांत लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इसका पांचवा रूप है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यह सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत का समन्वय है। इन दोनों के समन्वय से इस सिद्धांत का उद्भव हुआ है। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत यह निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। कहने का मतलब है लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो लोकतंत्र में जो व्यक्ति में राजनीतिक स्वतंत्रता निहित होती है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके अंदर आर्थिक समानता के आदर्श निहित होते हैं। तो इन दोनों आदर्शों को ही समाजवादी लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है।
तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस रूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। अर्थात यानी लोकतंत्र के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वह क्रांति व हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। वह क्रांति में विश्वास नहीं करता, हिंसा में विश्वास नहीं करता, जबकि वह विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है और इसी के माध्यम से लोकतंत्र के मूल्यों व आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की भी रक्षा संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ये हमने देखा लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण। अब हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? दो। पहला होता है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र तथा दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के आधार पर इसके दो रूप स्वीकार किए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, अर्थात वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। तो लोकतांत्रिक शासन का जो प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके अंतर शासन की जो शक्ति है उसका प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण उपयोग करती है जनता। यानी शासन की शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। वही कानूनों का निर्माण करती है, नीतियों को निर्धारित करती है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसके संबंध में हर्नसा ने कहा था कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नसा का मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर शासन की सत्ता का जो वहन किया जाता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी। वर्तमान में इस शासन व्यवस्था का होना, अस्तित्व में होना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में यह व्यवस्था पाई जाती है, जहां पर एक खुले मैदान के अंदर जनता स्वयं प्रस्तुत होती है और नीतियां निर्धारित करती है, कानूनों का निर्माण करती है और नीति संबंधी फैसले लेती है। तो आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र का जो यह रूप है वो केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाया जाता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे या कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान में जो अधिकांश राज्य या देश हैं वो आकार व जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, इसलिए इस शासन प्रणाली को लागू करना संभव नहीं हो पाता। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के दूसरे रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों के अंदर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु वह अपने
प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात इस शासन व्यवस्था के अंदर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से अपना शासन संचालन करती है। वो प्रतिनिधि ही जनता की इच्छा के अनुसार नीतियां निर्धारित करते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंदर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही अपनी शासन की शक्ति या प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जे.एस. मिल ने कहा है कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा ही दी है। अब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। वैसे ही लोकतंत्र के बारे में डाइसी ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तीसरी परिभाषा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उसमें शासन करे। ये कहा था सीले ने। और अब है अंतिम परिभाषा जो कि लोकतंत्र की बहुत जानी मानी परिभाषा है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, जो दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन होता है। अतः हमने लोकतंत्र के अर्थ, उसके विभिन्न रूपों के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और शासन के इसके 2 अंगों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। शासन में इसके 2 अंग होते हैं, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप में जनता शासन की शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है, वह स्वयं सरकार का निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करती है, सरकार को नियुक्त करती है, उसे हटाती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता शासन की शक्ति का प्रयोग स्वयं न करके अपने द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से उसका प्रयोग करती है। तो ये हमने इसके विभिन्न अंगों या रूपों के बारे में जाना। अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।